हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम सीख रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन। क्या सीख रहे थे? हम सीख रहे थे प्रोनाउन। फ्रेंड्स, हमने प्रोनाउन में सीख लिया था प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, अर्थात हमने डेफिनेशन और काइंड्स प्रोनाउन के सीख लिए थे। इसके साथ साथ हमने पर्सनल प्रोनाउन को भी डिटेल स्टडी की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे रेस्ट प्रोनाउन है, बचे हुए जितने भी शेष प्रोनाउन हैं उनकी स्टडी हम करने वाले हैं, डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रोनाउन है वो कौन सा है? पहला प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? वह प्रोनाउन, वह सर्वनाम जो यह बताए कि कार्य का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है। जो यह बताए कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए एक बार फिर से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? वह प्रोनाउन जो यह बताए कि कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? केवल कर्ता पर पड़ रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना सर? ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए देखिए, वह शब्द या सर्वनाम जो यह बताए कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि इसका नाम है इसका काम भी वैसा है। ठीक है, वह सर्वनाम जो यह बताए कि इस वाक्य में हो रहे कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम होते क्या क्या है? तो फ्रेंड्स समझिए, जो निजवाचक सर्वनाम है वो पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या स्लेव्स लगाने से बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या स्लेव्स लगाकर बनाए जाते हैं। तो देख लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो एक हम सारणी बना देते हैं, एक टेबल बना रहे हैं, वो टेबल बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की होती है। ठीक है, देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या स्लेव्स लगाकर बनाए जाते हैं। ठीक है,
तो प्रॉब्लम ये आती है, हमें समझना यह है कि कब हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं और कब स्लेव्स का प्रयोग करते हैं। तो सुनिए, जब भी वाक्य में कर्ता एक वचन का होता है, किसका? एक वचन का, तो सेल्फ का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन के साथ स्लेव्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे देख लीजिए। हिम में क्या जुड़ता है? हिम में सेल्फ जोड़ा जाता है। हिम सेल्फ, हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना क्या बना? हिम सेल्फ। दूसरा हर, हर सेल्फ। इट सेल्फ। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं योर। तो योर के साथ फ्रेंड्स सेल्फ और स्लेव्स दोनों ही जोड़े जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वाक्य का कर्ता कैसा है, किसका बोध कर रहा है। अगर एक वचन का बोध करा रहा है तो सेल्फ जुड़ता है, और जब कभी यह बहुवचन का बोध कराता है तो स्लेव्स जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ हम सेल्फ और स्लेव्स दोनों का ही यूज करते हैं। अवर के साथ फ्रेंड्स स्लेव्स जोड़ा जाता है। देम के साथ भी स्लेव्स ही जोड़ा जाता है। क्या बनता है? देम स्लेव्स। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इधर जो हमारे ये टेबल में ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पर जितने भी प्रोनाउन मिले हैं, ये कैसे प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। किससे मिलकर बने हैं फ्रेंड्स? ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या स्लेव्स लगाकर बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप केवल ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्टिव केस, आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस दोनों लिख सकते हो। क्या? ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। ठीक है, दोनों लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे भी प्रोनाउन हैं जो अपने लिए ऑब्जेक्टिव केस न ला करके कौन सा केस लाते हैं? पजेसिव केस लाते हैं। जैसे योर और माई, योर माई और अवर, ये दो ऐसे केस हैं, ये तीन ऐसे प्रोनाउन हैं जो अपने लिए ऑब्जेक्टिव केस न ला करके पॉजिटिव केस ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हर भी आपका कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्टिव केस भी है और ये पॉजिटिव केस भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या स्लेव्स लगाकर जो भी प्रोनाउन प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? अच्छा, ये टेबल समझ आ गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि इसका प्रयोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब होगा जब इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होगा। किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह होगा। ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले हम इसको साफ कर देते हैं, ये टेबल साफ कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फिर हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह, सदैव ऑब्जेक्ट की तरह होता है। सदैव ऑब्जेक्ट की तरह होता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसकी तरह होता है? ऑब्जेक्ट की तरह होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, द बॉयज hid them slaves।
क्या है, द बॉयज हिड देमसेल्व्स, बच्चों ने अपने आप को क्या किया, अपने आप को छिपाया, लड़कों ने स्वयं को छिपाया, लड़कों ने स्वयं को छिपाया। इस सेंटेंस को अगर हम ठीक से देखें, गौर से ध्यान देंगे, तो यहाँ पर एक चीज क्लियरली समझ आ जाता है कि यहाँ पर कार्य करने का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, वो सीधे सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर ही पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब होगा जब इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होगा। ठीक है, चलिए एक अगला सेंटेंस देख लेते हैं। He cooks the food himself, वह स्वयं ही भोजन पकाता है, वह स्वयं ही खाना बनाता है, वह स्वयं ही खाना पकाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वह उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति है ऑब्जेक्ट की तरह। तो मैं एक चीज यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सदैव ऑब्जेक्ट की तरह होता है, लेकिन अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है, यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लिखा जाएगा, या तो क्रिया के तुरंत बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और अगर ऑब्जेक्ट होगा वाक्य में, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। जैसे इस सेंटेंस में देखिए ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने क्रिया के तुरंत बाद लिखा, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा उस वाक्य में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद ही किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रोनाउन ले लेते हैं। इसका दूसरा प्रोनाउन है हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, फ्रेंड्स एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ठीक है फ्रेंड्स, एम्फैटिक प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही एम्फैटिक प्रोनाउन कहे जाते हैं। ठीक है, बशर्ते रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन कब होते हैं, कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में चेंज होते हैं, तो बस आप उसको समझ लीजिए। पहले आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। एम्फैटिक, यह प्रोनाउन भी, यह सर्वनाम भी पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या स्लेव्स लगाने या जोड़ने से बनते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो आपने अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टेबल पढ़ी है, बस वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही क्या होते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जब पर्सनल प्रोनाउन की टेबल पढ़ी थी तो वहां पर भी एक कॉलम मैंने बनाया था जहां पर लिखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पर यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह हुआ है और यहाँ पर एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सदैव ऑब्जेक्ट की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सदैव सब्जेक्ट के बाद
होता है। देख लीजिए फ्रेंड्स, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कब होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सदैव सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। क्या? सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर बस इतना ही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, अर्थात क्रिया के बाद या क्रिया के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। और एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने स्वयं यह किया। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर भी माई सेल्फ कैसा प्रोनाउन है? यहाँ पर भी माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है? दोनों को आप देखकर अगर इसको हम अलग लिख दें, इस सेंटेंस से हटाकर लिख दें, तो ये क्लियर नहीं कर पाओगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दोनों में डिफरेंस हम तभी कर पाएंगे जब दोनों के सेंटेंस हमारे सामने एज ए एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तब हम बता पाएंगे कि इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इस सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हुआ है, ठीक है। तो इतना समझ आया। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही यूज होते हैं, या ये आप कह सकते हो पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या स्लेव्स लगाने से एम्फेटिक प्रोनाउन बनते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। क्या? सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। यहाँ पर क्या करता है एम्फेटिक प्रोनाउन? क्या करता है? यह वाक्य में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है? किए गए कार्य को दृढ़ता प्रदान करता है। समझ में आया? यहाँ पर कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को दृढ़ता प्रदान करता है, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर कर्ता को दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। इतना समझ आया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन समझ आया? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के आगे। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रोनाउन है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर इशारा करे, वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर इशारा करे उसे हम डिमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। वह सर्वनाम जो संज्ञा की ओर इशारा करे उसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। वह सर्वनाम जो किसकी ओर इशारा करे? जो किसी नाउन की ओर, किसी संज्ञा की ओर इशारा करे, ठीक है। कहने का मतलब है वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर इशारा करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर इशारा करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे यह पेन है, क्या? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला, जैसे यह पेन है, ठीक है। यहाँ पर पेन की ओर कौन सा शब्द इशारा कर रहा है? पेन की ओर यह इशारा कर रहा है, ठीक है। अगला मैंने बोला ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, यहाँ लड़कों की ओर कौन सा शब्द है ऐसा जो इशारा कर रहा है? ये, ठीक है। तो अगर हम इस सेंटेंस को बनाए तो क्या बनेगा? दिस इज अ पेन,
दीज आर बॉयज। ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर दो नाउन ऐसे हैं जो दो ऐसे प्रोनाउन हैं जो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, जो नाउन की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला कौन सा है, पहला है दिस और दूसरा है दीज। पहला है दिस और दूसरा है दीज। तो हम कह सकते हैं कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस, दैट, these and those। these that these and those ये क्या होते हैं, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि यही चार ऐसे वर्ड हैं जो किसी नाउन की ओर इशारा करते हुए पाए जाते हैं। जैसे यह पेन है, दिस इज पेन। वह लड़का है, दैट इज बॉय। ठीक है, ये विद्यार्थी हैं, दीज आर स्टूडेंट्स। वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। समझ आया फ्रेंड्स। तो ये चार ऐसे प्रोनाउन हैं जिन्हें हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसे प्रोनाउन है जो किसी नाउन की ओर इशारा करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला प्रोनाउन है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स समझिए, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। कह रहा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो किसके बारे में बात बताएं, जो हमें किसी प्रश्न के बारे में बताएं। अर्थात वह सर्वनाम जो वाक्य में क्या करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है। किसका, प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, फिर से समझ लीजिए, वह शब्द जो वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में रखते हैं तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, तो फ्रेंड्स आप हिंदी में पहले समझ लीजिए। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, ये सारे वर्ड, ये जितने भी वर्ड हम पढ़ रहे हैं ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, समझ लीजिए। वह सर्वनाम जो वाक्य में प्रश्न पूछता है, क्या करता है फ्रेंड्स, प्रश्न पूछता है, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं तो देख लीजिए। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, whom, how, एक्सेट्रा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आदि। हिंदी में लिखता हूं, सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, थोड़ा सा समझाइए। तो देखिए एग्जाम्पल में,
पहला सेंटेंस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, why are you beating him, आप उसे क्यों पीट रहे हैं, पीट रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी मैंने सेंटेंस लिखे हैं उन सब सेंटेंस में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है व्हाट इज दिस, यह क्या है। इसमें व्हाट का प्रयोग हुआ है। व्हाट मीन्स होता है क्या, और यह कैसा प्रोनाउन है, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, और प्रश्न है यह क्या है। उसने क्या पूछा, यह क्या है। दूसरा मैंने सेंटेंस लिख किया हाउ आर यू, आप कैसे हैं। यहाँ पर जो हाउ है, हाउ का मीन्स होता है कैसे, और यह क्या कर रहा है, यह भी एक प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, इसलिए कैसा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तीसरा मैंने सेंटेंस लिख लिया है व्हाई आर यू बीटिंग हिम, आप उसे क्यों पीट रहे हैं, आप उसे क्यों पीट रहे हैं। यहाँ पर वाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ होता है, वाई का अर्थ होता है क्यों, और क्यों कैसा कार्य कर रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस कहने का मतलब है ये जितने भी हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं ये कैसे हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है फ्रेंड्स आप लोगों के माइंड में। वो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यही वर्ड होते हैं और यही वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो फ्रेंड्स वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम एडजेक्टिव पढ़ चुके होंगे, तो डिफरेंस एडजेक्टिव और प्रोनाउन में हम डिफरेंस अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है। ताकि हमारे माइंड से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम कब इन वर्डों को प्रोनाउन बताएं और कब इन वर्डों को क्या बताएं, एडजेक्टिव बताएं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से हमारा जो वीडियो है थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है ना फ्रेंड्स। कल मिलेंगे इसके आगे के जो हमारे बचे हुए रेस्ट प्रोनाउन हैं उनके साथ। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।